पानी से बने सांप को देखते ही सभी लोग घबरा गए थे। फिर जैसे ही मैडम जुबैदा ने उस सांप को ध्रुव की तरफ भेजा तो वो तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ ध्रुव के पास जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख सानवी के बगल में खड़ी मुस्कान ने परेशान होते हुए कहा, क्लास 2 की तकनीक वाटर पाइथन। सानवी, मैडम जुबैदा इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? इससे तो ध्रुव बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इस पर सानवी ने मुस्कान की तरफ देखा जो आंखों में दया के साथ ध्रुव को देख रही थी। फिर उसने खुद भी ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कान से कहा, टीचर ध्रुव को सबक सिखाना चाह रही हैं। वो उसे ये बताना चाह रही हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि ध्रुव को बाद में सिखाने में काफी दिक्कत होगी अगर उसे अभी ही ठीक नहीं किया गया तो। और ठीक करने से मेरा मतलब है उसका ईगो कम करना। ये कहते हुए उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा और एक आह भरी। वैसे तो सानवी इस क्लास 2 की तकनीक से परेशान नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि मैडम ध्रुव को बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सांप 15 फुट की बजाय 30 फुट का होता, क्योंकि मैडम की असली शक्तियां तो उन्होंने ध्रुव के साथ इस्तेमाल भी नहीं की थी। सानवी को इस बात पर इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि एकेडमी में उसने खुशकिस्मती से मैडम को अपनी पूरी शक्ति लगाकर वाटर पाइथन तकनीक इस्तेमाल करते देखा था, जिससे बना सांप 30 फुट के आसपास का था। वहीं इस वक्त ध्रुव पर मुसीबत मंडराते देख किनारे पर खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगी। वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि मैडम जुबैदा ध्रुव को जान से मार दे, लेकिन उसने किसी से अपने मन की बात नहीं कही। मैदान में इस वक्त एक 15 फुट के पानी से बना सांप ध्रुव के बहुत करीब आ गया था। ध्रुव इधर उधर देखकर उससे बचने का तरीका सोचने लगा कि तभी सांप उसके पास आकर अपने फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ध्रुव को समझ आ गया था कि एक महादक्ष की ताकत सचमुच बहुत खतरनाक होती है। फिर उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, और जहां तक ध्रुव की बात थी तो ध्रुव तो अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, जिसे देखकर मैडम ने सांप को ध्रुव पर हमला करने को कहा। वो सांप लहराते हुए ध्रुव को देख रहा था। फिर जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना मुंह खोला तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी काली अंगूठी रगड़ते हुए कहा, आचार्य, मैं समझ गया कि मैं फिलहाल महादक्ष से लड़ने के काबिल नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर अंगूठी में से विदुर ने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें अपनी शक्तियों की सीमा पता चली गई। चलो अच्छा ये तुम समझ गए कि एक ताकतवर इंसान के सामने तुम अभी ना के बराबर हो। अभी तो तुमने शक्तियों के रास्ते पर सिर्फ चलना शुरू किया है ध्रुव। अभी तुम्हारे भागने में काफी वक्त है और ये शक्तियों का सफर बहुत लंबा होने वाला है। इस पर ध्रुव को अचानक कुछ सूझा और उसने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, भागने में? आचार्य आप तो कमाल हो, अपनी मदद को थोड़ा और रोकिए क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ सूझा है। ये कहकर ध्रुव ने देखा कि वो सांप उसके बहुत पास आ गया था और तभी ध्रुव छलांग मारकर उसके हमले से बचा, जिसके बाद वो मैदान में भागने लगा। उसे भागते हुए देख कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसे सांप से बचते हुए भागते देख मैडम जुबैदा ने अपना सिर हिलाया और फिर सांप को भी उसके पीछे लगा दिया। मैदान में इस वक्त ध्रुव और वो सांप चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे, लेकिन असलियत में ध्रुव उस सांप को उलझाना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया और पीछा करते करते वो सांप ध्रुव के बहुत करीब आ गया था। इतना करीब कि ध्रुव को सांप के शरीर से निकलती ठंडी हवा भी महसूस होने लगी। और तभी ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, चलो अब घूम जाओ। ये कहते हुए ध्रुव ने एक चट्टान पर पैर रखकर छलांग लगाई और मुड़ते हुए सांप को अपनी आंखों से पास आते हुए देखा। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी रगड़ते हुए शक्ति से भरा एक मुक्का सीधे सांप के मुंह में जड़ दिया। उसने जैसे ही सांप पर हमला किया तो सांप पिघलकर पानी में बदल गया और इस वजह से मैदान में बाढ़ जैसा नजारा हो गया था, जिसमें ध्रुव पानी में डूबने लगा। सभी ने देखा कि वो पानी धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन ध्रुव का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये देखकर मैडम जुबैदा समझ गई थी कि ध्रुव पानी में ही बेहोश हो गया होगा, क्योंकि जितनी शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो ध्रुव के होश उड़ाने के लिए काफी थी। पानी सूख ही रहा था कि मैडम ने सानवी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सानवी उसे ढूंढ कर वापस ले आओ, ज्यादा देर पानी में रहना उसके लिए अच्छा नहीं। मैडम अपनी बात कह ही रही थी कि तभी उनकी नजर अचानक मैदान पर पड़ी जहां पानी लगभग सूख चुका था। मैदान में उन्होंने जो देखा उसे देखकर मैडम जुबैदा का मुंह हैरानी में खुला रह गया। उन्होंने देखा कि मैदान में ध्रुव अपने कानों से पानी निकालते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने जब मैडम जुबैदा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, मैडम जुबैदा माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे साल भर की छुट्टी दिए बिना नहीं जा सकती। ध्रुव को वहां सही सलामत देख सभी के सर चकराने लगे, यहाँ तक कि ध्रुव के कपड़े भी थोड़े बहुत गीले हुए थे। उसे इस हाल में देखकर बाकियों के साथ मैडम जुबैदा भी काफी हैरान थी। फिर उन्होंने अपनी हैरानी कम करते हुए खुद से कहा, इस लड़के में जरूर कुछ खास बात है, लगता है मैंने इसकी शक्तियों को कम समझा था। वहीं ध्रुव ने मैडम को कुछ सोचते हुए देख उनसे कहा, आप सोच रही होंगी कि मैं बच कैसे गया, है ना? मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अगर आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। इस पर मुस्कुराते हुए मैडम जुबैदा ने ध्रुव से कहा, अगर मैं एकलव्य रैंक के नए स्टूडेंट पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तो मुझे एकेडमी वाले भगा नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि ध्रुव उनके जवाब का इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, अब जो तुम मुकाबले में इतनी देर तक टिक पाए हो तो मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी देती हूँ, लेकिन ये बात मैं ही जानती हूँ कि इसके लिए मुझे एकेडमी वालों को इतना मनाना पड़ेगा। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया जुबैदा मैडम। सानवी सही कहती थी, आप सबसे अच्छी टीचर हैं। मैडम ये बात समझ गई थी कि ध्रुव इस वक्त उन्हें मक्खन लगा रहा था, लेकिन मैडम अभी भी नहीं समझ पाई थी
कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए ध्रुव को साल भर की छुट्टी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने अपनी बात रखते हुए ध्रुव से कहा, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन बाकी सब लोग एकेडमी में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो पाए, लेकिन तुम्हें तो साल भर की छुट्टी चाहिए। इतनी लंबी छुट्टी नहीं होती, संन्यास होता है। खैर जो भी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे मेरे सिर दर्द की वजह नहीं बनोगे, और एकेडमी पहुंचने के बाद मैं देखती हूँ तुम्हारी छुट्टी का कैसे इंतजाम करना है। वो इस वक्त ध्रुव को खुश देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन मन ही मन इन बातों की भी फिक्र करने लगी थी। उन्हें देखकर ध्रुव को थोड़ा बुरा लगा कि उसकी मजबूरी की वजह से मैडम जुबैदा को तकलीफ उठानी पड़ रही थी, और इसलिए ध्रुव चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद मैडम ने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने को कहा, और फिर उन्हें देखकर मैडम जुबैदा ने ऐलान किया, ठीक है, तो आज के एडमिशंस यहीं खत्म होते हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, हम इस हफ्ते मैसेडोरिया में ही रहेंगे और एकेडमी के लिए नए स्टूडेंट्स चुनते रहेंगे। ये सुनकर सभी लोगों ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। वहीं ध्रुव इस बात से खुश था कि अब जो उसकी बाकी परेशानियां खत्म हो गई थीं, तो अब वो विदुर के साथ ट्रेनिंग के लिए मैसेडोरिया से बाहर जा सकता था। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए मैडम जुबैदा से कहा, मैडम, जब तक आप मैसेडोरिया में हैं, तब तक हमारे दल के साथ क्यों नहीं रुकते? ध्रुव की बात सुनकर मैडम जुबैदा ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या शौर्य दल के यहाँ रुके? इस बात से मैडम थोड़ा हैरान हो गई थी, क्योंकि कभी किसी ने एडमिशन होने के बाद उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट नहीं किया था। लेकिन फिर थोड़ा झिझकते हुए मैडम ने कहा, वो क्या है कि रक्षा अकेडमी ने हमारे रुकने का इंतजाम कर रखा है, और वैसे भी हम लोग किसी के घर में रुककर उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। ये सुनते ही ध्रुव ने हंसते हुए जवाब में कहा, तकलीफ? कैसी तकलीफ मैडम? बल्कि ये तो हमारे दल की खुशकिस्मती होगी अगर आप हमारे यहाँ रुकने का फैसला करती हैं। और जितना मुझे पता है, शौर्य दल का हर मेंबर आप जैसे मेहमान को देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि रक्षा अकेडमी छोटे दलों की तरफ देखना भी सही नहीं समझती थी, और इसी वजह से बरसों से हो रहे एडमिशंस के बावजूद एकेडमी के लोग किसी भी दल से बात करना भी ठीक नहीं समझते थे। फिर उनके यहाँ रुकना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे हालात में छोटे दल भी अपनी सीमा जानते थे, और इसलिए आमतौर पर चुप रहा करते थे, और इसलिए कोई भी दल उन्हें इन्वाइट कर एकेडमी वालों के मुंह से ना नहीं सुनना चाहता था। इसी वजह से सब एकेडमी वालों को इज्जत जरूर देते थे, लेकिन कभी कोई उन्हें अपने घर नहीं बुलाता था। सालों से मैसेडोरिया में रहने के बाद ध्रुव जानने लगा था कि एकेडमी के लोग कैसे होते थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने मैडम जुबैदा को अपने घर पर रुकवा लिया तो मैसेडोरिया में शौर्य दल का नाम और रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्रुव ये भी जानता था कि मैडम जुबैदा एकेडमी की काफी इज्जतदार और ताकतवर टीचर थी, और जो कोई भी अपने बच्चों को एकेडमी भेजने के सपने देखता था, वो उनसे मिलने के लिए शौर्य दल के पास तो आएगा ही। इसलिए अगर मैडम जुबैदा ने हाँ कह दिया और वो शौर्य दल के घर पर रुकने को राजी हो गई, तो मैसेडोरिया का हर छोटा बड़ा दल शौर्य दल का आभारी हो जाएगा। और तो और दवा के मुनाफे के बाद ध्रुव की इच्छा थी कि वो ये काम भी कर दिखाए ताकि उसके पिता का सिर फक्र से और ऊपर उठ जाए। लेकिन ध्रुव की ये बात सुनकर मैडम बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई। इसकी वजह थी कि फिलहाल वो एकेडमी की टीचर थी, और एकेडमी के किसी टीचर का किसी दल के घर रुकना आम बात नहीं थी, और आमतौर पर जब टीचर्स को कोई इन्वाइट करता भी था तो वो उसे मुस्कुराकर मना कर दिया करते थे। लेकिन इस बार खुद ध्रुव यानी उनके स्टूडेंट ने मैडम को इन्वाइट किया था, जिस वजह से उन्हें ना कहने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और वो ध्रुव को इसलिए भी मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि ध्रुव का नाम उनके एकेडमी के इतिहास में शायद सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होने वाला था, और मैडम को डर था कि कहीं ना सुनने पर वो बुरा मानकर कहीं चला ना जाए, क्योंकि वो भी जानती थी कि ध्रुव जैसा दूसरा स्टूडेंट ढूंढना नामुमकिन था। यही सोचते हुए मैडम जुबैदा ने खुद में कुछ बड़बड़ाया और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ठीक है, अगले कुछ दिनों तक मैं शौर्य दल के साथ ही रुकूंगी। मैडम जुबैदा की ये बात सुनते ही सानवी खुशी से उछल पड़ी, और भागते हुए उसने मैडम जुबैदा को गले लगा लिया। मैडम भी उससे गले मिलकर खुश दिख रही थी, और तभी उन्होंने लोबो की तरफ देखते हुए कहा, लोबो, तुम और जिशान बाकियों के साथ कल वक्त पर यहाँ आ जाना। ध्यान रहे, कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना। ये हमारी एकेडमी नहीं है जहाँ हमारे रूल्स चलते हो। इस पर लोबो ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, और उसने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए मैडम को भरोसा दिलाया कि वो लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। और फिर उसने देखा कि मैडम अपने साथ बाकी लड़कियों को भी ले जा रही थी, जिससे उसका और बाकी सभी लड़कों का दिल टूट गया। आखिरकार वो लड़के अपने झुके हुए सिर के साथ वहां से जाने लगे। रक्षा अकेडमी के टीचर की शौर्य दल के घर आने की खबर तेजी से फैलने लगी, और दरबार में बैठे अरेंद्र और बाकी बुजुर्गों को जैसे ही इस खबर का पता चला तो वो सभी हैरान होकर उठ खड़े हुए। लेकिन फिर जैसे उन्हें भरोसा हुआ कि ये कोई सपना नहीं था और ना ही कोई अफवाह, तो वो लोग खुशी से फूले नहीं समाये और तुरंत मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, जहाँ उन्हें कुछ जवान लड़कियां दिखाई देने लगी। वो लड़कियां अकेडमी की थी जो मैडम जुबैदा के साथ वहां पहुंची थी। उसके बाद ध्रुव ने सभी का एक दूसरे से तारुफ करवाया, और फिर अरेंद्र को बताया कि मैडम जुबैदा बाकी लड़कियों के साथ उनके घर में ही रुकने वाली थी। ये बात सुनकर अरेंद्र ने तुरंत हाँ कह दिया और खुशी से नौकरों को बोलकर खाली कमरे तैयार करने को कहे। साथ ही उन्होंने नौकरों को समझाते हुए कहा, ध्यान रहे, ये लोग हमारे खास मेहमान हैं, इनकी हर जरूरत को पूरा करना। ये बात सुनकर मैडम जुबैदा और बाकी लड़कियां अरेंद्र की इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर अरेंद्र ने मुस्कुराकर उनसे कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे यहाँ आए। उसके बाद तो जैसे शौर्य दल में भगदड़ मच गई। दल का हर मेंबर मैडम जुबैदा से मिलना चाह रहा था, और दल के जवान लड़के मैडम के साथ आई खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए बेचैन होने लगे। दूसरी ओर हर लड़का ध्रुव को देखकर जल रहा था।
क्योंकि ध्रुव हर वक्त अकेडमी की लड़कियों से घिरा रहने लगा। फिर जैसे ही रात हुई तो सभी मेहमानों को पेट भर के खाना परोसा गया और तभी ध्रुव ने देखा कि दल के लोग अकेडमी वालों से बातचीत में लगे हुए थे। तभी उसके दिमाग में आया कि यही सही वक्त था अपने कमरे में जाने का। इसलिए ध्रुव बहाना बनाते हुए सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां जाकर वो सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकान और ज़िशान और मैडम जुबैदा से लड़ने के बाद उसे अपने शरीर के एक एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि थकान की वजह से लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर उसने हर रोज की तरह उबासी लेने के बाद पानी से अपना मुंह धोया और फिर अंगूठी में देखते हुए विदुर से सवाल किया, आचार्य, हम लोग मैसेडोरिया से कब निकलेंगे? ये सुनकर विदुर उसकी अंगूठी से बाहर आ गए और उससे कहने लगे, पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी ध्रुव। साफ पानी का इंतजाम, खाना, रहने का बंदोबस्त, कीड़ों से बचने वाली दवा और बाकी जरूरी दवाएं, उसके अलावा थोड़ी ताकत बढ़ाने वाली गोली। मेरे ख्याल से इतने में हमारा काम चल जाना चाहिए। मैं ये सब इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि हम लंबे वक्त के लिए पहाड़ों पर रहेंगे जहां हमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए विदुर से कहा, आचार्य, सच कहूं तो मैं अब उस घड़ी का इंतजार नहीं कर सकता जब हम लोग इस नए सफर पर निकलेंगे। तो कैसा होगा ध्रुव का एक नया सफर